बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं फरा और मैं हमजा। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम क्यों कंफ्यूज्ड हैं? हम इसलिए कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि हमारी पूरी पब्लिक कंफ्यूज्ड है। और वो कंफ्यूज्ड क्यों है? कोरोना है या कोरोना नहीं है। और हम इसलिए कंफ्यूज्ड हैं कि वो अभी तक कंफ्यूज्ड है कि कोरोना है या नहीं। हम कंफ्यूज से ज़्यादा डरे हुए हैं। मेरी आज जो सूरत हाल है, मतलब कल मुझे इत्तफाक हुआ कुछ ऐसी गैदरिंग में जाने का, और मैंने देखा कि हम ये समझ रहे हैं कि कोरोना तो शायद मतलब कोई किसी ने मजाक में एवी अफवाह कोई बात उड़ी हुई है, ये तो एवी पता नहीं किन लोगों को कोरोना होता है, शायद मार्स पे रहते हैं जिनको होगा ये मसला। हमें तो ये मसला है ही नहीं, ना हमने कहीं देखा है ना कुछ हो रहा है। और हमसा ये इतनी खौफनाक बात है। और ये मुझे ज़्यादा कल जब मैं बैठ के स्टेटमेंट्स देख रही थी ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही सुन रही थी कि ये किस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं। यानी हमारे वज़राए तालीम जो हैं वो स्कूल बंद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं हम स्कूल बंद करना नहीं चाहते। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि स्कूल जो है बंद किए जाएं। ठीक है, उनके पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जब मॉल्स में जाते हैं आप और हर तरफ फिरते हैं तो फिर स्कूल बंद करने में आपको क्या इतनी जल्दी है। लेकिन उसके बावजूद अगर WHO ये कह रहा है और बाकी दुनिया के इदारे कह रहे हैं तो बंद करना ज़रूरी है, इसलिए कि कोविड एक रियलिटी है, ये एक अफवाह नहीं। मुझे तो कल गुस्सा आ रहा था। बच्चे प्लान कर रहे थे मामू के घर जाएंगे, फुप्पो के घर जाएंगे, ताया के घर जाएंगे, हम मरी बर्फबारी देखने के लिए जा रहे हैं। ये कल की छुट्टियों के बाद जो एक चीज़ सामने आई है ना कि बच्चों के लिए ये तफरी बन गई है। बच्चों के लिए शायद ऐसा है कि अब हम एंजॉय कर सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स को सोचना चाहिए। उसकी वजह ये है ना हमजा कि हम लोग मान ही नहीं रहे इस बात को। और दूसरी जो सबसे एक बदतरीन बात है ना, वो ये है कि मतलब वालिदैन जो हैं दे आर नॉट केयरफुल अबाउट दिस कि बच्चों को अगर स्कूल से छुट्टियां दी हैं तो उन्हें घर में बिठाएं और उनको आप घर के अंदर भी इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग जो है वो ना करें। बिल्कुल कि वो फलाना भी आ गया, फलां भी आ गया, फलां भी आ गया। सो हम जब तक इसको इस खतरे को समझेंगे नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा है। और फरा हम कुछ लोगों को ना फॉलो कर रहे होते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं। जैसे हमारे सियासी लीडर्स जो होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं और वो हमें ये सिखा रहे हैं कि जलसों में कोरोना नहीं होता है, इसलिए लोग उसको सीरियस ही नहीं ले रहे। और यही तो फिर कह भी रहे हैं कि जलसों में अगर कोरोना नहीं होता, जनाजों में कोरोना नहीं होता, शादियों में कोरोना नहीं होता, शॉपिंग मॉल्स में कोरोना नहीं होता, तो कोरोना क्या सिर्फ स्कूल्स में होता है कि आप स्कूल्स बंद कर रहे हैं? हैविंग सेड दैट, स्कूल बंद करना भी जरूरी है और बाकी तमाम जगहों पर भी हमें इस मसले को अपनी पूरी जो इसकी संगीनी है उसकी शिद्दत के साथ समझना है कि ये है। और खुदा न खास्ता इसका एहसास उस वक्त होता है जब ये हम में से कोई बहुत कीमती प्यारा ले जाता है, बिल्कुल, और जो वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही। और शायद हमने कामयाबी का ऐलान बहुत पहले कर दिया था, इसलिए लोग आज इसको सीरियस नहीं ले रहे कि पाकिस्तान में तो वैसा कोरोना नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सख्त लहर है कोरोना की। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने साथियों का, अपने घर वालों का, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और इसको बराए मेहरबानी संजीदा लीजिए। अपना रखेंगे तो सबका रखेंगे। टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। कोरोना का फैलाव, मुल्क भर में तालीमी इदारे 26 नवंबर से 10 जनवरी तक बंद। घर से पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। इम्तहानात जनवरी के वस्त तक मुलतवी हो गए। मुल्तान की सौगात, मुल्तानी सोहन हलवा, लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप है। आज शो में आपको इसकी तैयारी के दिलचस्प मराहिल दिखाएंगे। मरी, सवात, स्तूर और एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से सफ़ेद गालों की बरसात। शुमाली वजीरिस्तान में भी बर्फबारी हुई। गुजरात समेत बाज़ इलाकों में बारिश। पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई। अच्छा हमजा, आपने एक बात नोट की है और मेरा ख्याल हमारे देखने वाले भी ये देखते होंगे, हम आपको जितने मनाजिर दिखाते हैं ना ये सब रीसेंट होते हैं, अभी अभी रिकॉर्ड किए होते हैं।
कितने लोग आपको वहाँ चलते फिरते हुए मास्क पहने नज़र आ रहे होते हैं। और यही वो चीज़ है जो कि मैं जिसको बात कर रही हूँ कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कल बैठे हुए वहाँ लोगों के बीच में कि हम सेंसिबल, पढ़े लिखे, एजुकेटेड या कम से कम बाशऊर लोगों के दरमियान है और जिन्हें एहसास ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये भी राय है कि जी ये तो पूरी दुनिया में हर शख्स को कोरोना होना है, लेकिन हमने संजीदा नहीं होना। खैर, हुकूमत कुछ संजीदा हुई है और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़ा इकदाम उठाया है। हुकूमत ने मुल्क भर में 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है। इस बात का फैसला वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सरबराही में वज़राए तालीम के इजलास में किया गया। शफ़क़त महमूद ने इजलास के बाद मीडिया को बताया 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। इस दौरान घरों से तालीम का सिलसिला जारी रहेगा और हालात बेहतर होने पर 11 जनवरी को तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ने दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तिहानात भी 15 जनवरी तक मुलतवी करने का ऐलान किया और साथ ही कहा कि तालीमी इदारों के एंट्री टेस्ट जो हो रहे हैं वो मामूल के मुताबिक होंगे। और जबकि बोर्ड के इम्तहानात मई जून में लेने की कोशिश करेंगे। इजलास के बाद वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना था, अगर हम स्कूल बंद करने जा रहे हैं तो फिर बच्चों को शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स, मार्केटों में भी जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बसूरत दीगर ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त और अहम पॉइंट यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ये साफ कह दिया है कि इस साल किसी सूरत बगैर इम्तिहानात के बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट नहीं किया जाएगा। उन्होंने इजलास में ये तजवीज़ पेश की थी कि क्लास सेशन और इससे आगे की जो तमाम क्लासेस हैं उनको जारी रखा जाए कि बच्चों को मास्क पहनाना ज़रा मुश्किल होता है तो 5वीं तक आप रोक दें और छठी से आगे जो है उसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए। लेकिन ये फैसला हो गया और असद उमर साहब ने भी इस हवाले से कहा है, पाकिस्तान में वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी के ऑनलाइन तालीम क्लासरूम का तो नेमुल बदल नहीं हो सकती, लेकिन किसी हद तक कमी पूरी हो गई है। और उन्होंने क्या कहा ये हम आपको उन्हीं से सुनाते हैं। जो भी हमने जितने भी फैसले किए ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डिबेटेड फैसला था वो स्कूल की ओपनिंग था। टेलीविज़न को भी इस्तेमाल किया गया है तालीमी नशियात के लिए, अभी वो लॉन्च करने जा रहे हैं, शायद इसी हफ्ते में लॉन्च हो जाएंगे। रेडियो को भी वो इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ये सब ऑप्टिमल है। क्लासरूम की अपनी एक वैल्यू है, इन पर्सन टीचिंग की एक अपनी वैल्यू है, तो उसको मुकम्मल तौर पर ओवरकम नहीं किया जा सकता। लेकिन बिल्कुल जैसी सूरत हाल नज़र आई, जहाँ पे बिल्कुल मुमकिन ही ना हो तो वहाँ ना होने से डेफिनेटली बेहतर है, और उस पर उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। जी, तो इस फैसले के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम चाहेंगे कि उन सबसे भी बात करें और कोशिश कर सकें कि उनका मौक़िफ़ भी जानें। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। काशिफ साहब, फरमाइएगा कि हुकूमत ने कोरोना का ये जो फैसला लिया है, हालांकि WHO ने कह दिया था और ये बड़ी हद तक प्रीएम्प्ट किया जा सकता था कि गवर्नमेंट ये फैसला जो है ये लेने जाएगी या लेगी जल्द या बदेर, लेकिन क्या आप लोग ऑन बोर्ड थे और आपको के लिए मुशावरत की गई, इस फैसले के लिए एतमाद में लिया गया? पहली तो बात ये जी कि इस हवाले से ये इंतहाई अफसोसनाक फैसला, ये कोई बड़ा अच्छा फैसला नहीं है, इसलिए क्योंकि एक तो मुशावरत नहीं हुई। दूसरी बात इसमें यह है कि गवर्नमेंट को इतने बड़े बड़े जो जलसे और जुलूस जो किए गए हैं पिछले 2-2.5 माह से, हम मतवातर ये कह रहे थे कि हम अभी डेंजर जोन से बाहर नहीं निकले और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पूरी हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी पे आएगा। अभी आपने ये देखा कि गवर्नमेंट ने खुद भी और तमाम बड़ी सियासी पार्टीज ने जो है बड़े बड़े जलसे किए और अभी जलसे जारी हैं, अभी 2 दिन कबल भी हुआ है। इन हालात में जबकि तालीमी इदारों के बारे में हमारे वज़रा तमाम, चाहे वो असद उमर थे, शफ़क़त महमूद थे या वज़रा तालीम तमाम थे, उनका ये कहना था कि वहाँ तालीमी इदारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे SOPs के ऊपर भरपूर जो है अमल हो रहा है। और आप ये देखा 2 लाख रैंडम टेस्टिंग के अंदर में से बामुश्किल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस मिला के लगभग 500 के करीब वो केसेस है, जिनमें से स्कूल के अंदर जस्ट जो है वो कोई 70-80 के करीब केसेस आए। अब उनमें से भी मोस्टली जो 90% थे वो पब्लिक स्कूल में से निकले, क्योंकि वहाँ SOPs के लिए जो 50 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नहीं दिए, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन एक चीज थी कि जो हमारे तालीमी इदारे थे या एजुकेट कर रहे थे बच्चों को, हमारे वालिदैन एक बाइक पे 4 बच्चे बिठा के कार पे बैठे हुए या पिकअप पे बैठे हुए, कोई SOPs का ख्याल नहीं होता, लेकिन जैसे स्कूल की बिल्डिंग एंटर करते थे उनको मास्क, सैनिटाइजर और जो उसकी सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम की इकाई हो रही थी, जिसका अल्टीमेटली फायदा हमारे पेरेंट्स को, हमारी टीचर्स को और सिविल सोसाइटी आता है। इन हालात में WHO ने, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, इवन UNO ने एडवाइजरी दी
कि जो एजुकेशन का जो नुकसान है ये कोविड से बड़ा नुकसान है, और उनकी ये एडवाइजरी थी कि किसी भी सूरत में तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए। इवन के WHO का तो ये कहना था कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा होता है, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बच्चों के हवाले से जो इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा बेहतरीन रहा और कोई बड़ी जो सीरियस इशू सामने नहीं आया। अब आपने तालीमी इदारे गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिए, और वही अभी जो जिसकी निशानदेही आपने भी की है, वो बच्चे तो आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। वो आपको बाजारों में, मॉल्स में, पार्क्स में, हिल स्टेशन में, शादी ब्याह में, हर जगह होंगे। तो वो तो ज्यादा इस वल्नरेबल सिचुएशन में उनको भी रोकने की जरूरत है। काशिफ साहब आप सेफ पे थे और वो महफूज थे। बिल्कुल ठीक है। काशिफ साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, बात करेंगे माहिर तालीम और कॉलम निगार अली मोइन नवाजिश साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अली, ये कहिएगा कि हुकूमत का जो फैसला है स्कूल्स को बंद कर देना, तालीमी इदारों को बंद कर देना, क्या आप समझते हैं कि ये हल है, ये दुरुस्त है? देखिए, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है और इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, पहली बात तो ये कि WHO या ने जो गाइडलाइंस दी हैं, वो गाइडलाइंस ये नहीं है कि आप एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर पे तरजीह दें या दें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम ये रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को वो प्रायोरिटी बनाए, और ये बात दुरुस्त है कि बच्चों की तालीमी जो जर्नी है वो इफ़ेक्ट हुई है। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि क्या अगर एक जान भी या दो जानें भी बच सकती हैं, तो हम एक जान की कीमत क्या रखते हैं कि क्या आप सब बच्चों को बुलाएं या क्या आप वो जाने बचाएं। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड में, UK के अंदर, US के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर अब इसी तरफ चीज़ें जा रही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को जल्दी ऑफ किया जा रहा है या ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मैं खुद इस वक्त PhD कर रहा हूँ, जो मैं ट्रैवल नहीं कर सका तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ। तो हमारे यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हमें ये मैं इस बात में बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अगर हम तालीम की भारी कीमत अदा कर रहे हैं तो हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि शॉपिंग मॉल्स में जाके लोग फिरें, लोग सड़कों पे SOPs का ख्याल ना रखें। हमें इस सूरत की भारी कीमत अदा करनी चाहिए कि हम बाकी तरफ से भी अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को महफूज बनाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, काशिफ मिर्ज़ा साहब, आप फरमाइएगा कि जो अब इससे जुड़े हुए बहुत सारे और मसाइल भी हैं ना। चले स्कूल बंद करने पड़ गए, मजबूरी है, हुकूमत ने सोचा कि ना इस वबा को फैलाया जाए, बच्चे और वालिदैन मुतासिर हो। अब क्या वालिदैन को रिलीफ मिलेगा? वो जो फीस क्या था, क्या साजा की तनख्वाहें, जो वो मसला आता था हमेशा कि जब भी स्कूल बंद होते हैं तो उनकी तनख्वाहें काट ली जाती हैं, या बहुत सारे लोग मुलाजमतों से फारिग हो जाते हैं, ये वाले इश्यूज तो नहीं आएंगे? ये बहुत बड़ा इशू है, और आपने माजी में भी देखा इस वक्त जो पेंडेमिक की वजह से 8 से 10 माह हमारे तालीमी इदारे बंद रहे। 10,000 से ज्यादा जो तो प्राइवेट स्कूल वो अमलन बंद हुए इस वजह से, क्योंकि कैश फ्लो बंद हो गया। पेरेंट्स ने फीस अदा नहीं की, सिवाय वो 1 या 2% एलीट क्लास स्कूल के जिनका ऑनलाइन सिस्टम था। फिर सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि हमारे 2,61,00,000 बच्चे थे प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे थे। 2.5 करोड़ बच्चा हमारा पहले ही आउट ऑफ स्कूल था। इस 2,61,00,000 बच्चों में से बमुश्किल जो है इस वक्त भी 1,30,00,000 बच्चे सिरे से वापस नहीं आए। अगर ये लॉकडाउन ये दोबारा जिस तरह इन्होंने किया है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20 से 25,000 जो तालीमी इदारे ये बंद होंगे, और इनका जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल होगा। ऑनलाइन फैसिलिटी की ये बात करते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी तो हमारे है ही नहीं। 14% हमारी टोटल आबादी के पास जो नेट फैसिलिटी मौजूद है घरों के अंदर, और उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास जो है कोई कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट तो एक एनवायरनमेंट का नाम है, और अगर ये इसी तरह होगा तो हमारे 15 लाख टीचर थे, जिनमें से 8 लाख वापस आए, 7 लाख टीचर अदारों में वापस नहीं आए था। तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा, और इसका जो नुकसान का अजाला मुमकिन ही नहीं है। और ये बात जो की जा रही है ना पूरी दुनिया में, अगर लॉकडाउन जो किया गया है वो एक माइक्रो लेवल पे किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। सेकंड वेव के अंदर पूरी दुनिया में एक कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसने मुकम्मल तालीमी इदारों का सिलसिला पूरे मुल्क में बंद किया। उन्होंने माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन किया, और अगर ये गवर्नमेंट इसी तरह से ये करेगी कि जलसे जुलूस तो जारी रहें और तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, तो ये तालीम दुश्मनी होगी। इससे कोई तालीम की खिदमत नहीं है, ना ही बच्चों को कोई सेफ्टी मिलेगी। अली, आप एग्री करेंगे इससे? और दूसरा, कैम्ब्रिज के जो बच्चे हैं ना, अब हमारे यहाँ जैसे प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चे कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत जो है वो पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे आपको क्या लगता है क्या होगा? बड़े बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि हमारे रेगुलर एग्जाम होंगे या फिर असेसमेंट ग्रेड्स जो हैं वो हमें मिलेंगे, या फिर क्या होने जा रहा है पूरी दुनिया में आइंदा, जो आप क्या देख रहे हैं?
कैम्ब्रिज पे अगर हम बात करें तो देखें ऑब्वियसली कैम्ब्रिज का जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का वो अच्छा नहीं रहा। असेस्ड ग्रेड्स में बहुत सारे मसले आए, इम्तिहान नहीं हो सके और अभी अक्टूबर नवंबर का तो इम्तिहान हो गया। तो एक तो इशू ये है कि इम्तिहान अगली जो मई जून आएगी कैम्ब्रिज के बच्चों के लिए उसमें वो इम्तिहान होगा या नहीं, पहला इशू तो ये है। और दूसरा इशू क्योंकि अभी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जिस तरह वैक्सीन आ रही है ये सेकेंड वेव कम से कम मार्च अप्रैल मई तक चलेगी, जिस तरह जो सारा डेटा भी हमें बता रहे हैं और वैक्सीन के डिलीवर होते तक के थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर 2021 तक यानी 2021 के आखिर तक जाके कोई चीज़ें बेहतर होंगी। तो अब एक सवाल ये है कि वो इम्तिहान होंगे या नहीं होंगे, वो एक सवालिया निशान। दूसरा कि जो बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है वो तैयारी कैसे करेंगे उस मई जून के इम्तिहान के लिए। बिल्कुल ठीक है, अली मोइन नवाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम आज अभी तक कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं और वजह सिर्फ ये है कि काश हम सब ये लोग ये समझ सकें कि ये एक बहुत एक जैसे प्रेसिडेंटेड एक ऐसी चीज़ जिसको पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं अंदाज़ा किस्म की बीमारी है। और अमेरिका कल भी मैंने ये डेटा शेयर किया था लेकिन उसमें फैक्ट्स थोड़े से मैंने कम बताए थे। जो अब ये नई रिपोर्ट जो आई है, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें है कि अमेरिका में बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम का जो मरकज है, फरा बार बार उसका जिक्र कर रही थी, वो कह रहे हैं बिल्कुल कि जी ज्यादातर जो कोरोना वायरस है वो लोग फैलाते हैं जिनमें कोरोना की अलामात नहीं होती हैं, जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, इसलिए मास्क ही उसके खिलाफ वाहिद तहफ़्फ़ुज़ है। अब ये कैसे, ये ऐसे कि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कोई अलामत मौजूद है लेकिन आप कैरियर हैं, आपके अंदर वो वायरस मौजूद है और आप दूसरे तक वो मुंतकिल कर देते हैं उतनी देर में जब आपको मालूम होता है कि मुझे तो कोरोना था। और 40% अफराद ऐसे होते हैं। तो अब आप अंदाजा करें किसी को बीमार देखें या उसको देखें ना बुखार है तो हम सब अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक सेहतमंद ठीक ठाक खाता पीता इंसान हमारे दरमियान चल फिर रहा है और हमें समझ नहीं आती कि हमें कैसे हो गया, हम तो किसी ऐसे शख्स से मिले नहीं। इसलिए कि बाजार में चलते हुए, बस में बैठे हुए, किसी गैदरिंग में जो बहुत आपको सेहतमंद शख्स नजर आ रहा है, हो सकता है वो भी कोरोना का मरीज हो, इसलिए मास्क घर में भी लगाना बहुत जरूरी है। घर से बाहर से जो शख्स आ रहा है हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक शख्स हो जिसके अंदर अपने खुद अलामात नहीं है लेकिन वो उस मुहलिक वायरस को कैरी किया हुआ है। ये अमरीकी एजेंसी की तहकीक है और इस हवाले से अब हम बातचीत करेंगे आगा खान अस्पताल के हेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेज डॉक्टर फैसल महमूद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर फैसल। आइएगा, आम लोगों में तो तासुर यही है कि कोरोना तो उन लोगों से फैलता है जिनमें अलामात ज़ाहिर होती है, बीमार नजर आएगा तो मास्क लगा लेंगे। अब ये तासुर को ज़ाहिल हम कैसे करें, कैसे लोगों को ये बताएं कि बाज़ औक़ात कोरोना ऐसे भी होता है कि उस शख्स में कोई अलामात ही नहीं होंगी। बिल्कुल एंड थैंक यू। सो इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, याद रखें कि अगर मुझे कोरोना है और मुझे बुखार कल शुरू होगा तो मेरे अंदर से वायरस जो है ना वो 2 दिन पहले से निकलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे लोग देखें जो किसी शादी में गए थे, किसी तकरीब में गए थे, किसी मीटिंग में गए थे और किसी शख्स से मिले थे और फिर वो आते हैं कि भाई कल उसको बुखार हुआ और हमको पता लगा कोरोना है, मगर जब तक तो एक्सपोजर हो चुका होता तो आपको नहीं पता कि कोरोना किसको है। और याद रखें जब हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं यानी कि वो लोग जिनको कोई अलामात नहीं है, इसका ये मतलब नहीं अलामात कभी हो ही नहीं उनको। अलामात होने से 2 दिन पहले से ये वायरस निकलना शुरू होता है, लोगों को फैलाना शुरू होता है और फिर आपको पता लगता है कि भाई मुझे कोरोना था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या ये तहकीक ये साबित नहीं कर रही है कि जब इंसान अपने घर में जाए तो घर वालों से भी सोशल डिस्टेंसिंग रखे, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि मैं घर आया हूं तो क्या वायरस अपने साथ लाया हूं या नहीं लाया? तो देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है और मास्क का कॉन्सेप्ट ये डिपेंड करता है आप किस हद तक उसको ले जाएं, डिपेंड करता है आप काम क्या करते हैं। अगर फर्ज करें आपका काम ऐसा है कि आप ज़्यादातर घर पे हो, जैसे बच्चे आजकल ऑब्वियसली अब स्कूल पे नहीं है, ये ऑनलाइन स्कूल पे, तो चूंकि उनका लोगों से रब्ता कम रहता है तो ऑब्वियसली उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई दुकानदार हैं फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रही है, या आपने खुद कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं होते, बिल्कुल आप घर आए तो कोशिश करें कि आप एटलीस्ट उन लोगों से दूर रहें जिनके अंदर ये बीमारी खतरनाक या मौलिक होती है, जैसे कि आपकी बूढ़े हो गए या उनको जिनको कोई और मसले मसाइल हो। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एहतियाती तदाबीर ही वाहिद हल है, मास्क पहनना सिर्फ जो है वो काफ़ी है, और इस दफ़ा जो कह रहे हैं कि दूसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें कितनी सच्चाई है?
बिल्कुल। सो एहतियाती तदबीर में अब 4 चीज़ें हो गई हैं, पहले सिर्फ 3 थी। मास्क पहनना, हाथ धोना और नाक मुंह और आंखों को छूना तो पहले भी शामिल था। चौथी चीज़ अब ये भी है कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे हुजूम हो, जहाँ पे वेंटिलेशन खराब हो, क्योंकि उस केसेस के अंदर अगर आपने मास्क भी पहना हुआ हो तो आपको ये वायरस हो सकता है। अच्छा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि बहुत बड़े गैदरिंग्स के अंदर, खासतौर पे इंडोर गैदरिंग्स के अंदर जहाँ वेंटिलेशन बुरी हो, तो ये वायरस बहुत दूर तक फैल सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आजकल सर्दियाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं और हम सब ने खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लिए हैं, छोटी छोटी स्पेसेस हैं, एक घर में 6-7 लोग भी हैं जिनमें एक बंदा भी अगर बाहर से आ रहा है, और वही आप वाली बात कि 14 दिन में तो वायरस जो है वो अपना आप शो करता है अलामात, तो फिर क्या करें, कैसे बचें? सो वही बात है, जब आप बाहर जाएं तो आप एहतियात करें। वायरस जो है ना वो हवा में घूम के आपके पास नहीं आएगा, वो आपके जरिए ही अंदर आएगा। जिसका मतलब है जब आप बाहर जाएं, जो भी करें आप अपने प्रोटेक्शन, अपने SOPs फॉलो करते रहें। और याद रखिए ये आप अपने लिए भी नहीं कर रहे, ये आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, या आप अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। आप ये नहीं चाहते कि भाई आपसे लगी बीमारी से आपके घर के ज़ईफ लोग, आपके घर के जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी खुदा न खासा मौत है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फैसल साहब, यू पुट इट वेरी ब्रिलियंट। आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल कि आपने बात कही है। मैं जरूरत नहीं कर पा रही थी ये बात कहने की, हमजा ये ऐसे ही है। मैं अपने घर जाती हूँ, मैं अपने वालिदैन को मिलती नहीं, दूर से कहती हूँ हाँ जी ठीक है। वो मुझे कई दफ़ा मेरी अम्मी जो है ना ऐसे ऐसे करके कर रही होती है कि ये पास नहीं आ रही। मैं उन्हें कह नहीं सकती कि मैं पास नहीं आ सकती, इसलिए कि मैं बाहर फिरती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे पास आने से आप बीमार हो जाएं, आपको। और ये आप उनकी केयर ही कर रहे हैं, इस बात को समझें और इस बात को फॉलो करें। हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये कहना शुरू कर दिया गया था कि मीडिया ने शायद अब उस तरीके से अवेयरनेस बंद कर दी है। आज इस वक्त देखिए तकरीबन जो है ये पिछले 47 मिनट से हम बार बार कोरोना की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सब महफूज रहें। डॉक्टर फैसल ने तो इतना ब्लंट कह दिया कि आप चाहेंगे कि आपके वालिदैन जो है वो आपके लापरवाही का शिकार हो के मौत का शिकार हो जाएं। सोचिएगा। टाइम फॉर ब्रेक। सोचिए हम ब्रेक में चलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम तो भी मज़े ले रहे थे एक ख़बर के जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और ठंड लगना शुरू हो गई थी, जैसे ही हम वो बात कर रहे थे ना कि बर्फ़बारी का मौसम आ गया है, सयाहों के लिए जो है ना तफरीह का बहाना लाया, लेकिन हम इस बर्फ़बारी में तफरीह के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ इसलिए हैं क्योंकि हमने कोरोना से ख़ुद को बचाना। अच्छा, हम खिलाफ हैं? हाँ, कोरोना से ज़रूर बचाना है, लेकिन ये आउटडोर तफरीह कर लें हमजा। अच्छा, हाँ, ये जो गैदरिंग्स करते हैं ना हम ये ना करें। तो फिर अच्छा हमने है कि बाहर निकल जाए लेकिन बच्चों को ना लेके जाएं। हाँ। अकेले लॉन्ग वॉक्स आप कर सकते हैं, अगर इन इलाकों में तो आप तो ब्लेस्ड हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं सुधीर अहमद अब्बासी। सुधीर, अक्सर सियाहों को मुश्किलात भी आती है ना, रास्ते बंद हो जाते हैं और लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मरी के लोग इस दफ़ा तैयार हैं सियाहों को लुक आफ्टर करने के लिए और वेलकम करने के लिए। कोई लड़ाई छड़ाई के इम्कानात तो नहीं है ना वहाँ पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। मरी के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और वो मेहमानों की कदर जानते हैं और वो हर वक्त जो है वो मेहमानों की खिदमत करते हैं। और बिलखुसूस जो हमारे मुल्क भर से जो सयाह आते हैं उनकी खूब वो खिदमत करते हैं और हर लिहाज से वो उनको वेलकम करते हैं। और आपको बताऊँ कि रात को भी मार रोड पर सियाहों का एक बहुत बड़ा रश था जो इस जो बर्फबारी से जो वो भरपूर तरीके से इंजॉय करते थे। और जब बर्फ से वो ठंडे हो जाते वो अपने कमरों में जाके हीटर से अपने आप को गर्म करके फिर वापस आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बर्फबारी जो है वो जारी है। आपको ये बताऊं कि मरी से जो मुलिका यूबिया नथा गली है वहां पर तकरीबन इस वक्त 1 फुट के करीब बर्फ पड़ चुकी है। वहां पर भी यहाँ मरी से जो टूरिस्ट हैं वो जिनको बिल्कुल ठीक है, बर्फबारी हो रही है। सुधीर, आप ख्याल रखिएगा और जिस तरह आपने खुद को कवर्ड रखा है, जो भी यहाँ पर जाए ये इंतजाम करके जाए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मुझे तो स्टूडियो में कुछ सर्दी लगना शुरू हो गई है देख। अरे मुझे तो ना वो साउंड इतनी अच्छी लगती है, सर्दी और सन्नाटा, ये दोनों चीज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं जब बर्फ़ पड़ी होती है ना। और उसमें अगर कहीं वो एक कौवा बोले ना, पहाड़ी कौवे की आवाज़ सुनी आपने कभी? मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका लेकिन मैंने सुनी लाजमी होगी। हाँ, आइडेंटिफाई वो सुनने वाली आवाज़ है क्योंकि उस सारे सन्नाटे में वो एक आवाज़ होती है जो कि आपको सुनाई देती है और वो वाहिद कौवा है जो कि फिर आपको ज़रा बेहतर लग रहा होता है उसकी काइंड का। और ऐसी सर्दी के अंदर फिर फराह हम ढूंढते हैं गर्म मशरूबात को, गर्म अंडे
अंडे आज से मशरूब हैं, मशरूबात में शामिल कर लिए गए हैं। नहीं भाई, गर्म खुराक भी है, अंडे गर्म बहुत खुराक, ज्यादा बिल्कुल, आज हम उसी की बात अगर करें। आप इस आवाज को नहीं इंजॉय करते सर्दियों में रेलवे के प्लेटफॉर्म्स पे, बस स्टॉप्स पे, अपनी स्ट्रीट्स के अंदर, तो आप वो जो सिटी लाइफ है ना पाकिस्तान की, उसको आपने जाना ही नहीं है। और फिर अंडे नहीं है, फिर आंडे कहें, ताकि हम बिल्कुल समझ सकें कि ये वाली आवाज़ आ रही होती है। तो सर्दियों में इस्तेमाल किए जाने वाले जो मशरूबात हैं ना सिर्फ ग़िज़ाइयत के बिना पर बेहद मुफीद हैं, बल्कि बेहद मज़ेदार भी होते हैं। और हम इंतज़ार करते हैं कि सर्दियाँ आएँ तो हम कुछ ऐसे मशरूबात। अब फिर मैं रोक रही हूँ खुद को कि मशरूबात तक ही रहे, लेकिन वो कौन से मशरूबात हो सकते हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए कि हमारे जिस्म को की भी, लज्जत की भी, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। सूप्स वगैरह हम बनाते हैं, लेकिन और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, कोरोना समेत बहुत सारे वायरसेस से अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर सारा फारूकी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो अब आप बताइए कि कौन से हम मशरूबात पिया करें ताकि सुबह हम वही बनवा के रखा करें। अच्छा, वैसे तो ज़्यादातर लोग ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है अगर आप रोज़ यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी ना यूज़ करें। सर्दियों में लोग अगर चाय या कॉफ़ी यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने लग जाते हैं। मैक्सिमम 2 to 3 कप्स आर इनफ। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जिंजर टी है। मतलब जिंजर टी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी डाइजेशन इतनी अच्छी होती है, और जिसे कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो मेरे ख्याल से उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। ठीक है। और वो क्या है, अदरक डालें, अदरक पानी में ऐड करना है आपने, 10 मिनट्स उसको बॉईल करना है और बस आपने वो यूज़ कर लेना। उसके अंदर आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, डाइजेशन बहुत अच्छी हो रही है। जिन लोगों को खास तौर पे जैसे ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छी है। हम तुर्की का जिक्र करते हैं ना बड़े शौक के साथ, तुर्की जाए ना आप इस मौसम में, तो उनकी एक टी है जो कि हर वक्त वो रेड कलर की चाय जो कि वहाँ पे होती है, वो कावे की तरह ही होती है। आप उसे पीते रहे, जो कुछ भी खाएं बड़ा अच्छा हजम हो जाता है। तो ये आप ले सकते हैं, आप इवनिंग में ले सकते हैं, आप अपने लंच और डिनर के बाद भी ले सकते हैं, हाफ कप आप करके ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी ना करें, उससे डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। अगर आप बहुत एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करें कॉफ़ी टी वगैरह, तो डिहाइड्रेशन होगी। ऑलरेडी आप सर्दियों में इतना पानी नहीं पी रहे होते, तो फिर आप डिहाइड्रेट होने लगते हैं, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशंस भी अराइज होती हैं। सूप का इस्तेमाल है, यखनी का इस्तेमाल है, ये कितना करना चाहिए? सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच डिनर में आप इस्तेमाल उनका कर सकते हैं। यखनी का करें या फिर कोई और सूप ले लें, कैरेट सूप्स आए हुए हैं, और इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल सूप्स हैं, तो इस तरह के डिफरेंट सूप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो कोई दूध में हल्दी, ये बड़ी पुरानी हमारी कोई देसी टोटका भी है, बहुत हैवी टोटका है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। दूध में देसी घी और हल्दी डाल के, तो हम तो बचपन में बड़े तंग गुजारा है हमने बचपन में कि वो हल्दी को देसी घी में हल्का सा वो करके और फिर उसमें दूध डाल के हमें पिलाया जाता था, और फिर हमारे ऊपर एक अब्बू नुमा जल्लाद मुसल्लत होते थे कि पूरा गिलास जो है वो खत्म होना चाहिए, एक घूंट रह गया। हाँ, बच्चों के लिए वो अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली एडल्ट्स के लिए वो थोड़ा सा आप उसमें वो नहीं ऐड कर सकते कि आप अलग से देसी घी ना ऐड करें। आप जैसे बादाम में जैसे लोग पकाते हैं और उसके बाद फिर इलायची भी ऐड करते हैं, कई लोग चीनी भी ऐड कर लेते हैं, तो चीनी ना ऐड करें, उसका आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें चीनी के बगैर तो सजा बन जाए। कोशिश करें हनी ऐड कर लें। मतलब कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, ब्राउन शुगर है, हनी है, गुड़ है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वाइट शुगर की तरफ ना जाए। तो अगर आपने मिठास ही आपको इतनी पसंद है, हनी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं उसके अंदर भी 1 टीस्पून आप हनी ऐड कर लें, एटलीस्ट उसके बेनिफिट्स तो है, कोई हेल्थ को कोई फ़ायदा तो हो रहा है। वाइट शुगर से आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। ये जो गर्म मशरूब है इनसे निकलते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, ऑरेंज जूस की बात कर लेते हैं, गाजर का जूस मौजूद होता है, हमारे पास एप्पल जूस मौजूद होता है, ये कितना अनार कितना सस्ता हुआ था पिछला, टमाटर की बजाय अनार लेने को दिल करता है। बिल्कुल, अगर आप अनार का जूस पी रहे हैं, आप देखिए उसके अंदर विटामिन सी भी मौजूद है, के भी मौजूद है, वो आपके इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो वो ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह एप्पल का भी उसी तरह से फ़ायदे हैं, उसके अंदर भी विटामिन सी मौजूद है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ऑरेंज तो सबसे बेस्ट है इस मामले में, ठीक है, ऑरेंज जूस का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर सारा, ये जब मैं तो मजाक में जिक्र कर रही थी, लेकिन फिर मेरे जहन में आ गया अचानक टोमेटो सूप, अनियन जो सूप बनता है, अनियन सूप अभी सीने के लिए कितना अच्छा है, और आजकल जैसे सर्दियों में सीने की इन्फेक्शंस, बच्चों को भी सर्दी लग रही है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे होते हैं, हाँ, तो उसमें ये प्याज का सूप, मतलब आप अनियन सूप, अगर मैं उसे उर्दू में कर रही हूँ, तो ये और ब्रोकली
बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे सूप्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो वही बात है कि मॉडरेशन में हर चीज़ को लेकर चलें। रोज़ भी अगर आपने यूज़ करना है, जैसे लंच या डिनर में या इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप जो है वो सूप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत है। और क्या नहीं करना हमें, वो भी हमें बता दें कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, इसको नहीं सोचना कि ये इसका फ़ायदा होगा, इसका नुकसान हो जाएगा। और पानी हम कम पीते हैं, उस हवाले से भी बताएं। हाँ, वही मैं बात करी थी, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में लोगों को, इसी वजह से पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। अगर आप किसी से पूछें तो कोई भी 2-3 ग्लास से ज़्यादा नहीं पीता। 2-3 ग्लास जो पीते हैं, मुझे तो वो हीरोज़ लगते हैं सर्दी में 2-3 ग्लास। और ज़्यादा चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो इसी के थ्रू पानी का इंटेक हो रहा है, ऐसा नहीं है, उल्टा वो आपको डिहाइड्रेट ही कर रहा होता है। स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, अंदर भी डिहाइड्रेशन हो रही है, आपको आइडिया भी नहीं होता आप कितने ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि दूसरी चीज़ आप देखें, पानी का इस्तेमाल अलग से लाजमी होना चाहिए। जो जूसेस आप ले रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पानी का इस्तेमाल भी करें। और जो फ्रेश जूसेस यूज़ करें उसमें भी थोड़ा सा पानी ज़रूर, मतलब इस तरह से अलग से और एक्स्ट्रा ऐड किया करें, ताकि वो मिठास उसकी थोड़ी सी कम हो जाए। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में, क्योंकि जैसे एप्पल जूस है ना, उसमें भी ऑब्वियसली एक एप्पल थोड़ी है वो, उसमें 3-4 एप्पल आपके डल जाते हैं ग्लास बनाने के लिए, तो कैलोरीज भी इस तरह इंक्रीज़ हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि उसमें शुगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना। और ये घर में बना लें प्लीज़, घर में बनाएं, बिल्कुल। मेरा झगड़ा यही रहता है, जब आप कहीं से जाके लेते हैं, हमजा उन्होंने एक शुगर सिरप रखा होता है, वो फ्रूट कम क्वांटिटी में डालते हैं, वो सिरप डाल के आपको एक बड़ा उसमें एक एडिशन आप कर सकते हैं, सीड्स ऐड करें। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप अलग से फ्लैक्स सीड्स हैं या फिर चिया सीड्स हैं आप ऐड करते हैं, उनके अलग से बहुत बेनिफिट्स हैं। विटामिन ई मौजूद है, फाइबर मौजूद है, ख़ास तौर पे क्योंकि एज अ होल फ्रूट अगर आप देखें ना, उसमें फ़ाइबर मौजूद होता है। जब आप उसमें कन्वर्ट करते हैं तो उसमें नहीं होता। बिल्कुल ठीक, तो फाइबर आपको वहाँ से मिल जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया और हम इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और अंडे बेशक मशरूब में शामिल नहीं है, लेकिन आप ज़रूर खाएं और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। फरा बार बार मुझे भी ये कहती हैं कि अंडे लाजमी खाएं और बच्चों को ये लाजमी खिलाने चाहिए। सर्दियों का तोड़ है, सुबह सुबह बच्चों को अगर आप ये दे दें तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर है और इस कोरोना में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है हकीम हमजा साहब, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और एक नज़र जल्दी से टॉप स्टोरीज पर। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मौशी आशारियों को देखते हुए मरकजी बैंक ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया। एलामिया के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 7 से 9% के दरमियान रहने की तवक्को है। रवां बरस मुलतवी होने वाला दुबई एक्सपो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू होगा। पाकिस्तान अपनी भरपूर तैयारी के साथ शिरकत कर रहा है। ज़ेर तामीर पाकिस्तानी पवेलियन पर $28.72 मिलियन की खतीर रकम खर्च की जा रही है। टिकटॉक के जुनून ने नौजवान नस्ल को किस राह पर लगा दिया। सोशल मीडिया ऐप कई कीमती जिंदगियां निकल गई, कई घर उजड़ गए। खैरपुर में अपने घर को आग लगाने वाली टिकटॉकर को जेल भेज दिया गया। पीटीए की जानिब से पाबंदी भी चंद दिन बाद खत्म कर दी गई। शो में इस मौजू पर माहिराना राय लेंगे। और कावन हाथी का वीज़ा भी आ गया। 35 साल तक पाकिस्तानियों के दिलों में रहने वाला कावन अब चिड़ियाघर के बजाय कंबोडिया के जंगलों में आज़ाद घूमेगा। ये छोटा सा होता था कावन जब से हमने इसे देखना शुरू किया इस्लामाबाद में, एंड इट्स गुड न्यूज़। तो चलें जी, अभी हम बात कर लेते हैं एक और ख़बर की कि स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और मुआशी आशारियों को देखते हुए जो स्टेट बैंक है उसने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का अहम फैसला भी किया है। माहिर मुआशियात खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुरम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुआशी आशारियों को देखते हुए मरकजी बैंक ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया है, कैसे देख रहे हैं फैसले को? क्या कुछ कम कर देना चाहिए था? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो यह है कि डेफिनेटली कमी की जा सकती है, खासकर इस माहौल में जब कोविड पूरी दुनिया में फैला हुआ है और अभी भी उसके असरात जो है कम उस तरह से नहीं हुए हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी सेकंड वेव की बात होने जा रही है और आपने देखा होगा स्मार्ट लॉकडाउन की दोबारा बात हो रही है।
देखिए इन सब चीज़ों में बिजनेसेस जो है ना वो स्लो डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं अदर देन एसेंशियल्स, जिसमें आप देखें सुपर स्टोर्स वगैरह आते हैं या स्टोर्स आते हैं, उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स आते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं। इनके अलावा जो बिजनेस होते हैं वो सारे अफेक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको कमी की जा सकती है, अभी भी जगह है, क्योंकि दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स खासकर ऐसे ममालिक में जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा आज भी है, यूरोपियन ममालिक देख लें, अमेरिका पूरा देख लें, वहाँ पे 0% यानी कि 0 के करीब जो है वो इंटरेस्ट रेट्स हैं, शरह सूद है, क्योंकि पैसा सस्ता होता है तो लोगों के हाथों में आता है। लोग अगर नौकरी नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो खर्च करते हैं और अपना जो रोज़मर्रा के जो उनके ज़िंदगी गुजारने के जो है वो लवाज़मात वो पूरे करते हैं। तो मेरे ख्याल में कमी की जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे आई है, इस वजह से स्टेटस को रखा है। हम IMF प्रोग्राम में दोबारा जाने की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस वजह से शरह सूद को बरकरार रखने की जो है वो फैसला किया गया है। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा, जैसे आपने खुद कहा कि बाकी ममालिक ने शरह सूद जो है तकरीबन 0% पे ले आए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की गवर्नमेंट बात करती है और शरह सूद जो है वो उसको बरकरार रखना ठीक है, एक बेहतर फैसला है कि इजाफा नहीं किया, लेकिन इसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में हमें क्या नज़र आ सकते हैं? क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा, कब तक मिलेगा, नहीं मिल पाएगा उतना? फरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखें ये सबकी जो रिलेशन है वो महंगाई के साथ है, कि महंगाई जो है किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है या स्टेट बैंक अपने एंड से। देखें इसके दो एंड्स होते हैं। महंगाई जो है वो बेसिकली एक तो ये होता है कि लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो वो खर्च बहुत ज़्यादा करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से अशिया जो है वो कम पड़ जाती हैं और पैसा ज़्यादा हो जाता है। तो वो रिजल्ट ये होता है कि जो अवेलेबल अशिया होती हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी जो सप्लाई साइड है, यानी कि जो बेसिक फूड की साइड है, सप्लाई चेन, उसमें बड़े मसले होते हैं और हमारे यहाँ ये रहे मसले। हमारे यहाँ ये नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के पास और वो खर्च करते हैं, बोरो करते हैं और खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये शुगर, वीट और बेसिक जो पेरिशेबल फूड आइटम्स है, इनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यहाँ पे अगर कंट्रोल हो जाए तो नेचुरली जो है दूसरी तरफ जो है वो प्राइसेस कम होगी, एंड कंज्यूमर को कम जो है वो महंगाई मिलेगी। रिजल्ट ये होगा कि उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि उसके पास खर्च करना या उसके जो बेसिक्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, बच्चों की तालीम वगैरह सब मिला के इसमें जो है वो बेहतरी आएगी। तो रिलीफ की जहाँ तक आपकी बात है, अच्छी बात ये स्टेट बैंक ने कुछ महीनों पहले कोविड की वजह से ही एक अपना एक्सपेंशन का एक प्रोजेक्ट दिया था, एक इंटरेस्ट रेट बहुत कम उस पर किया था, 4% 5%। आज वो उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है कि 4 से 5% पे आप जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि बिजनेस को ग्रो करने का मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया, बट ऑफ कोर्स आपको पता है पूरे हालात ऐसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अभी ऐसा बढ़ना बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन कोविड से अगर हम बच सके फिर कहीं जाकर रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज मुझे लगता है मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम साहब, ये भी बता दीजिएगा कि हुकूमत बारहा कहती रही कि हम संजीदा इकदाम उठा रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए, तो जो 7% पर बरकरार रखा गया है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत का ऐसा इकदाम है जिससे संजीदगी नज़र आती है हुकूमत की कि हुकूमत कुछ करना चाह रही है महंगाई को कम करने के लिए? देखिए, हुकूमत ने अपना रोल तो प्ले किया है टू सर्टेन एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया, टू सर्टेन एक्सटेंट बिल्कुल किया है, जिसमें आप देखें BISP को कन्वर्ट करके जो है वो रोज़गार को उसने कन्वर्ट भी किया है, यंगस्टर्स के लिए भी रोज़गार की बात की। फिर उसके अलावा ये जो 3000 रुपये पर फैमिली को देना था, ये अच्छा इक़दाम था, मतलब गिवन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो स्टेट बैंक की साइड है, देखिए वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये कंट्रोल करते हैं कि आपकी करेंसी जो है वो ज़्यादा जो है वो उसमें कदर में कमी ना हो या ज़्यादती ना हो, और उसके अलावा जो है पैसा मुल्क में बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि जो है महंगाई को पैसे के पर्सपेक्टिव से कंट्रोल किया जाए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत ऐसे जो है डिसीजंस लिए हैं और रिफंड्स दिए हैं बिजनेस को, एक्सपोर्ट्स को रिफंड्स दिए हैं, एक्सपोर्ट थोड़ी बेहतर हुई है हमारी, रिलेटिवली बेहतर हुई, इतनी अच्छी नहीं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन देखिए वो चीज़ बिल्कुल वैसी नहीं है कि गवर्नेंस के इश्यूज आज भी हैं, रिफॉर्म्स आज भी मसले हैं, हमारे यहाँ जो है वो फिस्कल डेफिसिट का आज भी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ करने की जरूरत है। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि कोरोना की दूसरी लहर अब हमारे सामने है, स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन की बात की जा रही है, जल्दी अर्ली मार्केट्स बंद करने की बात की जा रही है, मुआशी नमू में कमी की एक रिपोर्ट भी आई थी वर्ल्ड बैंक की जो बड़ी खतरनाक थी। ये खतरात अब हमारे सामने ही कितने खतरनाक हो सकते हैं? क्या इकदाम जो है लिए जा रहे हैं, जो लिए जा रहे हैं वो ठीक है आपके ख्याल में, और किस चीज़ के लिए हमें वो तैयार रहना चाहिए?
देखिए, हमें तैयार रहना चाहिए दोबारा से लॉकडाउन के लिए, और नौकरियां दोबारा कम हो सकती हैं जो थोड़ी बहुत बेहतर हुई थी। गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला था, थोड़ा काम होना शुरू हुआ था। और जो वर्ल्ड बैंक की आप बात करिए, डेफिनेटली वो ज़्यादातर, देखिए ये बड़े जो बैंक्स होते हैं, इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज होती हैं, ये आपको बहुत अच्छा व्यू कभी भी नहीं देते। ये ज़्यादातर पेसिमिस्टिक होते हैं। आपको ये देखना है कि आप एक्चुअली किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। देखिए, महंगाई में कमी की जाए और इंटरेस्ट रेट्स में मजीद कमी की जाए, बिजनेस को ऊपर लाया जाए। ये तो डूइंग बिजनेस का आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, इसको जो है बेहतर किया जाए, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल आपका जो है इकोनॉमी में पोटेंशियल बहुत है। आप खुद ग्रो कर सकते हैं, और लोकल मार्केट आपकी इतनी बड़ी है, 220 मिलियन लोग हैं आपके पास, 22 करोड़ लोग कम नहीं होते किसी इकोनॉमी को जो है वो चलाने के लिए मेरे ख्याल में। और यंगस्टर्स आपके पास, सबसे बड़ी चीज़ यंगस्टर्स आपके 50% ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इन सब ये सारी रिसोर्सेज को अगर आप सही से मैनेज करना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में हम ऑन आवर ओन जो है ग्रो कर सकते हैं। ना सिर्फ ग्रो कर सकते हैं, बल्कि जो है सस्टेनेबल बेसिस पे अपनी जो है लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब साथ रहने के लिए। वो कह रहे थे कि मतलब इतने लोग हैं लेकिन प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है ना। हमारे यहाँ तो एक ख़ानदान अगर 6 अफराद पे है तो एक बंदा उनमें कमाने वाला है, बाकी 6 जो है वो सारे खाने वाले हैं, डिपेंडेंट हैं। तो हमें इस तरफ भी आना चाहिए कि अब भले छोटी नौकरियाँ हैं, भले वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे, पंप्स पे हैं, लेकिन करें ताकि हम सब लोग जो है प्रोडक्टिव हों। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक ना बड़ी खुशी होती है, और वो खुशी क्या होती है जब बच्चा घर जाता है और जाके कहता है माँ मेरा वीज़ा लग गया। तो ऐसी ही एक खबर हम आपको देने जा रहे हैं। मैं पास हो गया से माँ मेरा वीज़ा लग गया। ये एक बड़ी खुशी होती है। जो लोग बाहर जाना चाह रहे होते हैं वो तो वीज़े के इंतजार में आज भी जवाब नहीं आया। मोहम्मद अली साहब का जो डायलॉग मशहूर है ना, वह माँ मैं पास हो गया, लेकिन ये अब आजकल के बच्चे वाकई पास होने से ज़्यादा माँ मेरा वीज़ा लग गया। और एक अहम वीज़ा लगा है, कावन का वीज़ा लग गया। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि अब कावन जो है, शायद पाकिस्तान के लिए पहले तो ये अच्छी खबर नहीं है कि कावन जा रहा है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि वो आज़ाद है फॉर ऑल दोस्त जो कि ह्यूमन मिजरी और एनिमल मिजरी को ध्यान में रखते हैं। हम लोगों ने तो देखा हुआ है कि बेचारे कावन समेत बाकी जो जानवर है उन्होंने चिड़ियाघर में किस मिजरी में ज़िंदगी जो है वो गुजारी है। सो अच्छी बात है कि हुकूमत इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से हाथी की कंबोडिया मुंतकिली का परमिट जारी कर दिया। और 35 साल से इस्लामाबाद चिड़ियाघर में बचपन से बच्चे होने से लेकर ये इतना टाइम जो है उसने गुजारा है। और आई एम रियली ग्लैड, मुझे तो बहुत खुशी हुई है ये देखकर। तो मरियम मलिक से पूछ लेते हैं, मरियम ये कावन कब भरने जा रहा है? जी बिल्कुल, 35 सालों से कावन हाथी इस्लामाबाद मुर्गसार की जो थी एक रौनक बना हुआ था, अब उसके जाने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जानवरों की मुंतकली का अमल जो है वो F8 इंक्लोजर से शुरू हुआ था और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इन जानवरों को छोड़ा गया था, और जिनमें से कई जानवर हलाकत भी उनके सामने आई थी और कई ज़ख्मी भी हुए थे। ताहम बच जाने वाले जानवरों में कावन और चंद रीछ बाकी रह गए थे। कावन का मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा था और अदालत का ये कहना था कि इसको किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि ये पहले भी कहीं शह सुर्खियों की जीनत रह चुका है। ताहम इसको ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जाए जहाँ पर इसकी सेहत अच्छी हो सके। ताहम वाइल्ड लाइफ ने अपना जवाब जमा करवाया था कि इसको कंबोडिया जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। ताहम अब 29 नवंबर को एक स्पेशल परवाज़ के ज़रिए ये कंबोडिया की सेंचुरी में जाएगा, जहाँ पर मुताद्दिद और भी हाथी इसके साथ रह सकेंगे और 25,000 एकड़ की जो जगह होगी उसके ऊपर ये जाकर कुदरती माहौल में रह सकेगा। और इसकी सेहत भी अब पहले से बेहतर हो चुकी है। 2 माह का मुसलसल अरसा इसकी इंतहाई निगरानी में रहा है, इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। जो यहाँ पर ट्रेनर आए थे उनसे इसकी फिटनेस के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने यही बताया था कि इसके नाखून तक भी ख़राब हो चुके हैं, टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। ताहम अब ये इस पोजीशन में है कि ये ट्रैवल कर सके। ताहम 29 नवंबर को एक स्पेशल प्रवास के ज़रिए ये यहाँ से चला जाएगा और इसके परमिट भी जारी कर दिए हैं। और कल इसकी अलविदाई तकरीब का भी इनेकाद किया गया था, जिसमें एक बड़ी अच्छी रंगारंग तकरीब थी, जिसमें काफ़ी गुलकार फ़नकार यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पर आए थे और काफ़ी हद तक जो थे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और दूसरी तरफ जैसे फ़रह ने कहा कि वो काफ़ी खुश हैं और बड़ा इंतज़ार भी कर रही थी कि कावन का कोई फ़ैसला भी सामने आ सके। कई लोग कल हमने देखे कि जब कावन
कावन का ये फैसला हो रहा था और वो यहाँ से जाने की तैयारी उसकी हो रही है, तो वो कुछ गमज़दा हो गए थे और उनको कुछ आबदीदा भी हो गए थे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के साथ साथ, कि वो नहीं चाह रहे थे कि कावन को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को गिफ्ट मिला था और वो चाह रहे थे कि इस गिफ्ट को जो है हमें अच्छे से रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेंचुरी ऐसी नहीं है कि इस बड़े हाथी को यहाँ पर रखा जा सके। जगह का बहुत बड़ा मसला आ रहा था, इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। तहम अब इसलिए ये फैसला किया गया है। अमीन असलम का भी ये कहना था कि अदालत ने इस मामले में इंटरफेयर करके अच्छा किया है, इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि अब ये कंबोडिया जाएगा और वहाँ जाकर इसकी सेहत अच्छी होगी, क्योंकि इसका साथी यहाँ पर पहले 2012 में उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से अकेला हो गया था और इसकी मजीद सेहत जो थी वो गिरती जा रही थी। तहम अब ये फैसला है कि कंबोडिया जाएगा, वहाँ पर ये एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार सकेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू सो मच। वाकई आंखों में आंसू तो हैं। जैसे कि छोटे छोटे से बच्चे जो होते थे उन्हें लेकर जाते थे हम, और ये कावन भी छोटा सा होता था, तो वी हैव सीन हिम ग्रोइंग अप, लेकिन वो मिजरी भी है। मुझे तो लगता है सारे चिड़ियाघर ख़त्म कर देने चाहिए और जो सफारीज़ का कॉन्सेप्ट है कि खुली बड़ी जगह जो है जानवरों को दी जाए, ताकि उनको नेचुरल जो माहौल हो उसमें रहने के वो आदी रह सकें। अब कावन जा रहा है, डायलॉग से शुरू की थी ना, सॉरी, तो मैं भी डायलॉग बोलना चाह रही हूँ। बोले जा कावन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो अब कावन अपनी ज़िंदगी जी सकेगा और हम आगे बढ़ेंगे। आपका कोई मुल्तान का दोस्त हो और वो जब आपको मिलने के लिए आए तो आप उससे एक चीज़ पूछते हैं, सोहन हलवा किधर है? तो मुल्तान की सौगात है मुल्तानी सोहन हलवा। लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप हैं और इसका कोई जोड़ ही नहीं है। मैं ना, जब कोई खाने पीने की बात होती है तो हमजा की बात को इंटरप्ट करना बिल्कुल ज़्यादती है। हमजा, आप हमें बताएं मुल्तानी सोहन हलवा कैसा होता है? बहुत मज़े का होता है और सब ने खाया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने पाकिस्तान में मुल्तानी सोहन हलवा नहीं खाया होगा, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होगा ये तैयार कैसे होता है। अच्छा, तो इसकी तैयारी जो है ना वो उससे बता रहे हैं। बिल्कुल सही। मदीनातुल औलिया मुल्तान की सौगात मुल्तानी सोहन हलवा कैसे तैयार होता है, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में मिठास और मुनफरिद जायके के बाइस मकबूल मुल्तानी सोहन हलवे की तैयारी इंतहाई मेहनत और वक्त तलब होती है। कढ़ाई में उबलते हुए दूध में सब्ज गंदम डालकर दूध के खुश्क होने तक पकाया जाता है, फिर चीनी और देसी घी डालकर खूब पकाया जाता है। लो जी, तैयार हो गया मुल्तानी सोहन हलवा। 10 घंटे लगते हैं एक कड़ी में। इस कड़ी में पिस्ता भी डालते हैं, अखरोट भी डालते हैं, काजू भी डालते हैं, इसलिए इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। जब तैयार होता है उसका जायका बहुत अच्छा होता है। अमेरिका भी जाता है, हॉलैंड भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, स्पेन भी जाता है हमारा। तैयार गरम सोहन हलवे को डब्बों में डालकर इस पर पिस्ता, बादाम और अखरोट डाले जाते हैं, जो कि इसके जायके को 4 चांद लगा देते हैं। मौसम सरमा में शहरी अपने दोस्त अहबाब को सोहन हलवा तोहफे के तौर पर भी देते हैं। मुल्तान की सौगात है, दोस्तों ने फरमाइश की है, जिसकी वजह से यहाँ से सोहन हलवा लेने के लिए आया हूँ। इसमें असल मेवाजात सारी चीज़ें होती हैं और ओरिजिनल देसी घी से ये बनता है। बहुत अच्छा सोहन हलवा है, आप भी खाएं और दोस्तों को भी खिलाएं। काजू, जाफरान और दीगर खुश्क मेवाजात से तैयार होने वाला सोहन हलवा बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, क्योंकि इसका जायका ही ऐसा है कि जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ सरमद अली, 92 न्यूज़, मुल्तान। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मैं तो ऐसे एक ब्रांड का नाम भी ले सकती हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है। आप मतलब वो वाला हलवा जो है ना, वो उसका जोड़ी नहीं, मैच ही नहीं है कोई। अच्छा, लेकिन ना इसके बहुत से फ़ायदे हैं सोहन हलवे के, और एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप सोहन हलवा खा लेते हैं तो जो घर की खातीन हैं इसी के अंदर सुई धागा भी रख लेती हैं। मेरी वालदा ने तो सारी उम्र सुई धागे जो हैं इन्हीं डब्बों के अंदर रखे हैं। फरा, आपके घर में भी ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही है, और ये अच्छी बात है ना इसमें, मतलब इसे सुगड़ और सलीका मंदी भी कहते हैं। और पूरी दुनिया में अब जो है ना रीप्रोसेसिंग का, ये रीसाइक्लिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि आपने एक चीज़ बनाई है, उस पर इतना पैसा लगाया या उस पर बार बार उसको रीयूज़ करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लेके, तो हम तो कब से रिसाइकलिंग कर रहे हैं और कब से हम लोग जो हैं वो तो इस तरह से कर रहे हैं। यूरोप तो अब आके शुरू हुआ है कि रिसाइकिल करें, हम तो हर एक चीज़ को रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, और ये जो है मेरे तो बचपन से इसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और वो जो ब्रांड जिसकी मैं बात करूँ मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसके ऊपर ना एक फिल्म में भी वो नाम यूज़ हुआ और उन्होंने उसको वो रखा कि ये कबीला है और ये है, और वो क्या हलवा बनाते हैं। अगर आपने बहुत मैं नहीं बात करना चाह रहा, मेरा दिल करना शुरू हो जाता है कि ये खाने वाली चीज़ ना फौरी फराम मिलना शुरू हो जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हमजा मैं आपको एक वाकया सुनाऊं और आपके साथ देखने वालों को भी। पिछले दिनों मैं एक शॉपिंग के लिए गई, कपड़े खरीद रही थी, तो मुझे बताया एक शॉल सर्दियों की, मुझे बताया ये टिकटॉक शॉल है। अच्छा, मैंने कहा वो क्या होती है टिकटॉक शॉल? उन्होंने कहा जी ये टिकटॉक शॉल है। तो फिर मैंने उसे खोल के बाकायदा देखा कि ये किस किस्म की शॉल है, लेकिन ये होती है किसी चीज़ की अवामी मकबूलियत और पजीराई कि उसकी शॉल जो है ना वो भी टिकटॉक हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, वैसे ही मतलब कि मैंने नहीं सुना था, मैंने सुना है, मैं अब जाके देखूंगा कि टिकटॉक लेके जाऊंगी आपको। चले हम इसको देखेंगे और फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे ये टिकटॉक। और लेकिन एक और चीज़ है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना वो खासी कंफ्यूज हो गई है टिकटॉक की वजह से। और सोशल मीडिया की ऐप कई कीमती जिंदगियां निकल गई है, कई घरों को उजाड़ चुकी है। हमने पहले भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि खातून ने अपने शौहर के फौत होने की ये खबर जो है सामने लेके आई थी वो टिकटॉक वीडियो के जरिए, और उसके बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ गए थे। असल में ये एज होती है ना जिसे हम टीन एज कहते हैं, तो इस एज पे खुद नुमाई, अपने आप को अपनी तारीफ किए जाने का शौक, अपने आप को साबित करने का जुनून, ये हर इंसान में होता है। इसीलिए ये जो है ना नादानी की उम्र कहते हैं। अब उसमें टूल एक ऐसा हाथ में लग जाए कि जिसमें आप अपने आप को कभी गन पकड़ के दिखा रहे हैं कि मैं तो बड़ा माचो हूँ, कभी आप उल्टे सीधे कोई करतब करके दिखा रहे हैं मैं तो बड़ा शाहजोर हूँ, देखो सारी लड़कियों मुझसे इम्प्रेस हो जाओ। और लड़कियाँ भी रही हैं। और अच्छा, तो लड़कियां भी कभी ऐसे करके और कभी ऐसे करके वो दिखा रही हैं कि हमारे फॉलोअर्स में बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये एज नादानी की और बंदर के हाथ लग जाए अगर कोई भी इस तरह की बंदर के हाथ टिकटॉक जो होता है नादान जो है ना एक नादानी की उम्र में, तो वो हो रहा है हमारे साथ। पीटीए ने टिकटॉक पे पाबंदी लगाई, हमने देखा, मगर कुछ ही दिनों में उन्होंने कहते हैं ना रिवर्स किया अपना फैसला। और रिवर्स करना ही था, ये पहले ही पता था कि वो नहीं सस्टेन कर सकेंगे उस प्रेशर को जो कि आएगा, इतनी फॉलोइंग और फिर इस ऐप की जो बैकग्राउंड है कि जहाँ से ऑपरेट होती है, इसका जितना बिजनेस है। और वजह फिर यही है कि दोबारा ऐसे वाकयात शुरू हो गए। और अब एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया सिंध के शहर खैरपुर में पेश आया है कि हमने इस पर बात करनी ज़रूरी समझी कि जहां अपने घर को आग लगाने वाली टिकटॉक गर्ल मारवी खिलजी जो हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ गई, अपने ही घर को आग लगा दिया। वैसे ये तो ना कोई मेंटल सिकनेस की कोई और ही लिमिट है। यानी ये टिकटॉकर ने बीमार वालिद से मॉडलिंग के लिए 2 लाख मांगे, वालिद के इनकार पर मुलजिमा ने घर को ही आग लगा दी, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जल गई। और फिर मतलब ये वीडियो भी डाल दी, ये उसको हाईलाइट भी किया, मतलब ना उस पर शर्मिंदगी भी नहीं है, शर्मसारी भी नहीं है, इत्तफाकन भी नहीं है। उसके बाद एक होता है ना बंदा एक इमोशनल हाइप में कोई काम कर जाता है, उसके बाद उसे एहसास होता है कि वो गलत हो गया, वो एहसास भी नहीं है। एहसास नदामत तो है ही ये सही और गलत की तमीज़ भी नहीं है कि आप एक दफ़ा कर गए, लेकिन आपको एहसास ज़रूर है कि आप गलत कर रहे हैं। आप कर रहे हैं और आपको ये यकीन है कि जो आप कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, और आप उसको बड़े फ़ख्र से पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। ये है वो पॉइंट जो कि इस सारी वीडियोज़ और इस मामलात में बहुत अहम है। और फिर लड़की के वालिद ने ही बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार किया, अदालत पेश किया, जहां 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और पुलिस का यह कहना है कि लड़की का वालिद फॉलिज का मरीज है और वापडा का रिटायर्ड मुलाजिम है। 2 लाख रुपया वालिद से ये तलब कर रही थी, मांग रही थी, जिसके बाद के लिए कहते हैं कि अल्लाह ताला नाखल्फ औलाद किसी को ना दे। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको फर्माबरदार और नेक औलाद जो है वो नसीब करे, क्योंकि औलाद से बड़ी आजमाइश कोई नहीं है। लेकिन मरियम से हम मैरी से बात करेंगे। मैरी परवेज़ हमें ज्वाइन कर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। मैरी, जो कुछ हम कह रहे थे इसमें कितनी हकीकत और सदाकत, और ये क्या हो रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, इसके कोई भी मेंटल इलनेस जब होती है तो उसके मल्टीपल फैसेट्स होते हैं। हम किसी एक चीज़ को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि यही इसकी वजह होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जब अब केस है कि बहुत ही जितना ये सिंपल लग रहा है एज इट इज़ कि एक बच्ची ने ये हरकत जो है की है, उतना ही इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजूहत ये हैं कि नंबर 1 मेंटल इलनेस या सिकनेस, जैसे आपने एक टर्म अभी यूज़ की, इसकी हमेशा हमें बेस देखने की बहुत इम्पॉर्टेंस देनी उसको ज़रूरी होती है हमें, कि उसकी बेस क्या है, उसकी अंडरलाइंग रीजंस क्या है। हमारे यहाँ पर होता ये है कि क्योंकि बच्चे भी और पेरेंट्स भी काउंसलिंग को, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी कुछ कंसिडर नहीं करते। हम लोगों ने शायद बच्चा पैदा करने से कोई ये नहीं सोचता कि शायद हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, या हमें में भी एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि हमने अपने बच्चे की तरबियत किस तरीके से करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर अगेन आई वुडंट वांट टू बैश पेरेंट्स कि पेरेंट्स ही हैं जिनकी वजह से ऐसी कोई चीज़ आती हो, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है
कि टीनेजर जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 9 टिल द एज ऑफ लेट्स से 17 to 18 उसकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि आपके फोरहेड के पीछे का रीजन होता है, ये डेवलपमेंट अभी चल रही होती है। हमें बज़ाहिर ये लग सकता है कि ये बच्चा अब एक एडल्टहुड की तरफ आ रहा है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट अभी ऑनगोइंग होती है। और उस डेवलपमेंट का सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो ये होता है कि उस बच्चे की जजमेंट, उसकी इमोशनल सिचुएशन या स्टेबिलिटी, और उसके अलावा उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस वक्त कम्प्लीटली फ्लॉड होती है, जिसकी वजह से रिस्क टेकिंग, जिसकी वजह से रिबेलियस हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा पड़ जाना, ये उसकी नेचर का काइंड ऑफ एक पार्ट बन जाता है। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, हर बच्चा इस तरह से नहीं होता। और दूसरा ये जो जिस किस्म का केस है ये तो बहुत ही काइंड ऑफ एक कॉम्प्लेक्स भी है। और उसके अलावा ये कि ये साइकोपैथोलॉजी में ऑलमोस्ट आ जाता है, जिसके अंदर एक इंसान को रिमोर्स ही नहीं है, उसको रिग्रेट नहीं है, उसको गिल्ट नहीं है कि मैंने ये जो हरकत की है वो सही है या गलत है। ये कैसे हो सकता है? आई मीन एक आप रिलीजन को छोड़ दें, आप हर चीज़ को छोड़ दें, सही और गलत की तमीज़ तो हर मुआशरा, हर मज़हब, हर कानून, हर इंसान के अंदर है कि ये गलत हो गया। ये कैसे हो जाता है कि ये भी एहसास ख़त्म हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं नुकसानदेह है, ये तकलीफ़देह है, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है? अच्छा, जैसे मैं बता रही हूँ कि एक साइकोपैथोलॉजी है। साइकोपैथोलॉजी का मतलब ये कि दैट मीन्स कि इट हैज़ गॉन टू सम एक्सट्रीम एक्सटेंट, जिसका मतलब ये भी है कि अब दिस पर्सन माइट बी फॉलिंग इनटू सम मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक इंसान को काइंड ऑफ एक्सट्रीम एंड्स पे ले जाता है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि इंसान के अंदर ग्रे एरिया नहीं रहा, कि जिसके अंदर वो क्या कहना चाहिए कि वो जजमेंट कर सके कि क्या सही और क्या गलत है, वो एक्सट्रीम पे है, या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। उसके वो सही गलत के फैसले करने की जो तमीज़ या एबिलिटी जो है वो ही डिस्टॉर्ट हो चुकी होती है। इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या मेंटल प्रोसेसिंग होती है आपकी ब्रेन की, जब वो डिस्टॉर्ट हो जाए, जब वो नेगेटिव ट्रेल ऑफ थॉट्स की तरफ चलना शुरू कर दे, तो तब हम कहते हैं कि इस इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो फ्लॉड हो गई हैं, डिस्टॉर्ट हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरी ये बता दें कि पहिया जब ईजाद हुआ उस वक्त बहस ये शुरू होगी कि ये दुरुस्त है कि नहीं। पहिया वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसी के नीचे अगर किसी की जान चली जाए तो वो बहुत बुरी चीज़ है। किसी ऐप की बात कर ली जाए, क्या ऐप बुनियादी तौर पर गलत होती है? जैसे हम टिक बात कर लेंगे, या उसका इस्तेमाल गलत है, और अगर इस्तेमाल गलत है उसको दुरुस्त किया कैसे जा सकता है? अच्छा देखें, हर चीज़ का यूज़ और अब्यूज़ हमारे अपने हाथ में होता है। मीडिया इसका अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस करवा सकते हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन प्लेटफॉर्म ऑफ मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं। टिकटॉक हो गया या कोई भी ऐसी सोशल मीडिया ऐप जहाँ पर लोग उस चीज़ को अच्छे या बुरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे अपने ऊपर भी है। हम अपने टीनेजर्स को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम उनको कंट्रोल करें तो उससे रिबेलियसनेस जो है वो इंक्रीज़ ही होगी। जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने जब कोशिश की कि इस ऐप को ही बैन कर दिया जाए, दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। कल एक और नई ऐप आएगी जो कि सिमिलर चीज़ें प्रोवाइड करेगी, सिमिलर सर्विसेज, फिर से यही लोग जो हैं वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें उनके माइंडसेट को चेंज करना है कि ये जो सेल्फ इस्टीम इशूज़ हैं जिसकी वजह से उनको अटेंशन सीक करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, या उनको ये लगता है कि मुझे क्योंकि जो अटेंशन, प्यार, अफेक्शन जो घर से नहीं मिल रहा वो मुझे आउटसाइडर्स दे रहे हैं, तो उस वजह से उनको लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं वो बाहर से वैलिडिटी, बाहर से वो अप्रूवल जो है वो सीख करूँ। अच्छा मैरी, हम बड़े फंसे हुए लोग हैं। ये जो मैं अपनी जनरेशन की बात करें, हम जब बच्चे थे हमारी जान निकल जाती थी अब्बा और अम्मा के रूप से। कुछ कह दिया जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उसके अदरवाइज भी कुछ हो सकता है। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मेरी राय है, मेरी मर्जी है और मैं ये कहता हूँ। मतलब वी हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। 9 बजे सोना है तो सोना है भाई, आपने 5 बजे उठना है तो उठना है, आपने नमाज पढ़नी है, लाइक इट और नॉट। आपने हमें बताया गया कि नहीं ये तो तरीका है पेरेंटिंग। आप लोगों ने हमें कहा कि नहीं जी बच्चों को तो सुनना चाहिए, तो दोस्ती। अब हम इतना फंस गए, हम बच्चों को कहते हैं ये करो, कहते हैं क्यों करें। हम उन्हें कहते हैं इस वक्त उठो, कहते हैं नहीं उठेंगे। हम कहते हैं ये ना करो, कहते हैं हम तो करेंगे। अब मुझे बताएं कि अब क्या करें, जो वालिदैन है हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। हम खुद घबराते हैं रोकते हुए, कहीं ग्रोथ ही ना रुक जाए। ये बच्चे ही कि हम तो हर्ट हो गए हैं, हम तो डिस्टर्ब हो गए हैं, आपने तो हमारा मेंटल पीस खत्म कर दिया। तो मुझे बिहेवियर अच्छा नहीं है मेरे साथ, हाउ टू डील विद दिस नाउ। अच्छा, अब देखें कि हमने बच्चे को ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी है कि डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी हमने उसको दे दी है। ऑटोनॉमी जब हमने दे दी, एट
एट द एंड ऑफ द डे ही और शी स्टिल अ किड। उसकी जजमेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप जितनी नहीं हो सकती है, आप जितनी मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं आ सकती है। अब इसके अंदर पेरेंट्स को जो है ना बहुत ही स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, मतलब कि इस वजह से क्योंकि आज का जो बच्चा है उसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जो कि उसको आपसे 10 हाथ आगे हर वक्त रखता है। बंदर के हाथ बंदूक लग गई हुई है। यू कांट बैक ऑफ फ्रॉम इट एनी मोर, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे वो दैट अगेन वुड कॉज अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। वो सोशली कनेक्ट नहीं रह सकेगा। स्कूल्स ने अब एक काइंड ऑफ एक रिक्वायरमेंट बना दी है कि बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी होगा, उसके पेरेंट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे, फेसबुक ग्रुप्स अलग बने हुए हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें ना काइंड ऑफ अब एक रिक्वायरमेंट बन गई है। अगेन वही बात कि हमने जो ऑटोनॉमी दी है, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी अगर बच्चे को दी है, एट द सेम टाइम डोंट ट्राई टू कंट्रोल द किड, बट उसको कॉन्सिक्वेंसेज बताएं। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द वेस्ट एज वेल, दैट दिस इज़ देयर वे ऑफ पेरेंटिंग, दिस इज़ द बैड साइड, दिस इज़ द गुड साइड, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एंड देन यू लीव इट ऑन द चाइल्ड। यस अगेन उसकी डिसीजन मेकिंग आपकी जितनी अच्छी, आपकी जितनी नहीं हो सकती। वो तो ये भी कह देते हैं 18 साल हो गए, जाओ जाके कमाओ, हमें नहीं पता, जहाँ से मर्जी लेके आओ, गो पे योर फी एंड बिल्स, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। वहाँ पे वो तो मतलब हम ये कह सकते हैं, हम तो मर जाते हैं अपने बच्चों के पीछे, बिकॉज बट देन डोंट यू थिंक कि ये हमारी अपनी भी इमोशनल कह ले, हमें अपनी भी इमोशनल वीकनेस है दैट वी वांट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। और चाहे बच्चा आपका 25 साल का हो जाए या 30 साल का हो जाए, हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसका ख्याल रखें, हम उसको शादी से लेकर उसके भी बच्चों का ख्याल अब हम ही रखें। तो एक तरह से हमारी अपनी भी एक इमोशनल वीकनेस है ये कि हम उनको वी डोंट वांट टू लेट देम गो, हम उनको अपने ओन पर डिसीजंस लेने भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर बच्चा खुद डिसीजंस लेने लग गया तो अनकॉन्शियसली एज अ पेरेंट आई फील कि इसको मेरी तो जरूरत रहेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है मैरी, आप आइए, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्कस, लेकिन टाइम बार्ड है, हम तो हम रुकेंगे यहाँ पे। वैसे भी कहते हैं ना फितनों का दौर है और हिफाजत करनी पड़ेगी अपनी भी और अपनी औलाद की। बिल्कुल, अपनी औलाद पे नज़र रखें, चेक लाजमी रखें, और फिर अच्छा बुरा क्या है उनको हम यही समझा सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। अब हम एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। अच्छा वैसे हमजा, मछली मार्केट जो है वैसे तो मुहावरतन बोला जाता है ना, कहीं बहुत शोर हो, गुल हो, रश हो, आप पसंद ना कर रहे हो ना उस जगह और बदबू हो, और वो तो आप कहते हैं क्या मछली मार्केट यहाँ बनाई हुई है। लेकिन हम आपको इस वक्त मछली मार्केट लेके चल रहे हैं सक्खर की, जहाँ पर मौसम सरमा की आमद के साथ ही सिंध की लजीज मछलियाँ आ जाती हैं और ये फ़रोख्त के लिए सजाई जाती हैं। और उस पर बात करेंगे, उसी मछली मार्केट में मौजूद हैं सज्जाद पाशा। सज्जाद, बताइएगा ये कितनी बड़ी मछली मार्केट है, मछलियाँ कहाँ कहाँ यहाँ से सप्लाई की जाती हैं? जी बिल्कुल हमज़ा, फ़रा, सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम नाजरीन को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है। सर्दी की शिद्दत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर की मछली मार्केट में। हमारे बहुत सारे नाजरीन को ये पता नहीं होगा कि सक्खर की जो मछली मार्केट है वो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मार्केट समझी जाती है। ना सिर्फ दरियाए सिंध बल्कि देही इलाकों के निजी फिश फार्म से भी हज़ारों टन मछलियाँ जो हैं वो रोज़ लाई जाती हैं और फिर उन्हें फ़रोख्त किया जाता है। यहाँ की जो मछली अहमियत की हामिल हैं उनमें डमरा, मल्ली, सोल, सिंघाड़ा, मुराखी और पापलेट हैं। यहाँ न सिर्फ सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान तक से जो है वो ताजिर मछली ख़रीदने यहाँ पर आते हैं। यहाँ न सिर्फ व्यापारी आकर मछली ख़रीदते हैं बल्कि यहाँ के जो ताजिर हैं वो पैक करके जो है वो मछली को मुख्तलिफ शहरों में और उसके अलावा बैरून ममालिक भिजवाते हैं। यहाँ के ताजिरों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को सफाई के हवाले से जो है वो शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया कान धरने को तैयार नहीं है और मजबूरन जो है वो यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अगर इसी मछली मार्केट में जो है वो तरक्याती काम कराए जाएँ, सड़कें बनाई जाएँ तो मज़ीद ये जो है वो फ़ायदा दे सकती है। इस वक्त भी मछली मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है और
और लोग अपनी अपनी पसंद की मछलियाँ खरीद रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सजाद, आपका शुक्रिया। अच्छा हमजा, देखिए फिर ना हमारे नुमाइंदे सजाद पाशा ने बहुत अच्छी तरह से मास्क लगाया हुआ है, लेकिन किसी शख्स ने मास्क नहीं लगाया हुआ। सो प्लीज़, कोरोना जो है उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, मास्क लगाइए, अपनी ज़िंदगी बचाइए और दूसरों को भी महफूज रखने में मदद कीजिए। और हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे